हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि भाई अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग किसको बोला जाता है। और उस डेफिनेशन में हमने देखा कि भाई जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो एक आर्ट है। कैसा आर्ट? तो कि भाई ट्रांजैक्शन को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को एक सिग्निफिकेंट मैनर्स के अंदर रिकॉर्ड करना, उसे क्लासिफाई करना एंड देन उसे समराइजिंग करना, जिनको बोला जाता है, ये प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे कि जो अकाउंटिंग है वो तीनों को मिला के, मतलब कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये तीनों पोर्शन को मिलाकर अकाउंटिंग बनता है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि बुक कीपिंग मतलब क्या? तो कि भाई पहले जो दो पड़ाव हम पसार करते हैं अकाउंटिंग के लिए, पहला रिकॉर्ड करने का और दूसरा उसे क्लासिफाई करने का। तो ये दोनों काम जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है बुक कीपिंग। और जो समराइजिंग उसमें ऐड कर दिया जाए तो उनको बोला जाता है अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को साथ में यदि मर्ज किया जाता है तो उसे बोला जाता है अकाउंटेंसी। ठीक है। तो ये डेफिनेशन को अब आपको रट्टा लगाने की या याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जानते हो कि यहाँ पे नेसेसरी वर्ड्स, जो एक डेफिनेशन को बनाने के लिए जो वर्ड है, वो वर्ड कितने मायने रखते हैं। कौन कौन से वर्ड बच्चे? एक, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना और समराइजिंग करना। इसकी जो एक कला है वो आर्ट को बोला जाता है अकाउंटिंग। ठीक है। अब अकाउंटिंग की जो हमने डेफिनेशन अभी देखी, तो वो डेफिनेशन में हम देख लेते हैं कि भाई ये डेफिनेशन में से क्या क्या आपने सीखा। तो वो डेफिनेशन के लिए आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स भी इसे बोला जाता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आप बिजनेस के रिलेटेड ऐसी घटनाएं या तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को ध्यान में लो कि जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर किया जाता हो, और उसे आइडेंटिफाई करके उसको आप पसंद करो। दूसरी बात, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आपको मेजर करना होगा और उसे आइडेंटिफाई करना होगा। देन थर्ड, रिकॉर्डिंग, मतलब आप वापस वही बात आ गई, रिकॉर्ड करो। देन फोर्थ, क्लासिफाइंग। फिफ्थ, समराइजिंग। अब ये समराइजिंग हो गया, मतलब मैं यदि आपको अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो बच्चे जो ये रिकॉर्ड वाला पोर्शन है ना, जिसमें आपको अलग अलग चैप्टर सीखना है, उसके अंदर जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, कैश बुक, ये सब को मिला के रिकॉर्डिंग का सेशन बनता है। अब बात आई क्लासिफाइंग की, तो उसे अलग अलग जगह पे क्लासिफाइंग करना, मतलब कि उनके सेपरेट अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट्स क्या है, कैसे बनते हैं, वो काफ़ी कुछ हमें अभी सीखना है। थोड़ा थियोरिटिकल पोर्शन है, थोड़ा आप ध्यान दे के समझने की कोशिश करना। आपको आगे के प्रैक्टिकल सेशन में भी ये थियोरी काम में आएगा, ये टर्मिनोलॉजी काम में आएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, वो सबको मिला के रिकॉर्डिंग का पोर्शन बनता है। उसे लेजर में पोस्टिंग करना, मतलब कि लेजर को बनाना। अब ये लेजर क्या है वो अभी आप मत सोचना, अभी सिर्फ सुनो आप कि भाई लेजर बनाने के टाइम को क्लासिफाइंग एरिया में हमें लगाना है। उसके बाद बात आई समराइजिंग की।
तो बच्चे आपने जो ये लेजर में अलग अलग अकाउंट्स को प्रिपेयर किया होगा, वो सारे अकाउंट्स में से एक हिसाब डिक्लेयर किया जाएगा जो बताएगा, जिसे फाइनेंशियल अकाउंट्स बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है, जिसके अंदर रो बैलेंस शीट मतलब कि ट्रायल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब ये रिजल्ट समराइजिंग होने के बाद उसको क्या किया जाता है, तो कि 6 उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। एनालिसिस किया जाता है कि भाई ये प्रॉफिट इतना आया, कम आया तो क्यों आया, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ से अभी और इनकम मिलनी चाहिए थी, कहाँ पे ज्यादा खर्च हो गया है। ये सारा इंटरप्रिटेशन, ये सारा एनालिसिस वहां पे किया जाता है। मतलब आप 9th स्टैंडर्ड में थे, कम मार्क्स आए, तो आपको 10th में बताया गया होगा कि आपकी ये खामी के वजह से आपको मार्क्स कम आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10th में हमने वो गलती को वापस नहीं होने दिया। अब जो 10th में जो गलती हुई थी, तो वो गलती कैसे पता चलेगी, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि भाई मैथ्स में कितना आया, साइंस में कितना आया, सोशल स्टडीज में कितना आया। तो वो जो मेहनत की कमी जो सब्जेक्ट के अंदर, जो टॉपिक के अंदर आपको पाई गई, वो वापस नेक्स्ट ईयर मतलब कि दूसरी बार वो गलती ना हो, उसकी वजह से उनको एनालिसिस और इंटरप्रेट किया जाता है। तो सेम बिजनेस में भी एग्जाम ही है। यदि कम मार्क्स आए मतलब कि लॉस हुआ, एवरेज मार्क्स आए मतलब कि ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, अच्छे मार्क्स आए तो मतलब कि बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो जहां जहां पे गलतियां होती है, वो गलती को सुधार कर नेक्स्ट ईयर को चालू किया जाता है। अब वो गलती हुई है, यदि एग्जाम ही नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा। तो ये मेरे बच्चे जो एग्जाम को मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया, वो हो गया समराइजिंग का पोर्शन। पूरे साल में आपने जो भी मेहनत की, वो कितनी मेहनत की, कैसे की, कहाँ कम की, कहाँ ज्यादा की, वो सारा पोर्शन यदि आप एग्जाम अटेंड करते हो, जब उसका रिजल्ट आता है तब ही आपको पता चलता है। विदाउट रिजल्ट, विदाउट एग्जामिनेशन आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे साल में आपने क्या किया। सेम एज वे, यदि हिसाब किताब नहीं लिखा गया तो बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या क्या उसमें कमियां है, क्या क्या हमें उसमें चेंज करना है, किसी बात का पता हमें नहीं चलेगा। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद, मतलब कि समराइजिंग का जो पोर्शन है उसे कंप्लीट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर, हमारे हिसाब में, हमारे ट्रांजैक्शंस में, हमारी इनकम और एक्सपेंस के अंदर कौन सा चेंजेस करना है, क्या किस तरह के स्टेप्स लेने से प्रॉफिट को ज्यादा अर्न किया जाता है, वो स्टेप्स को लिया जाएगा। और लास्ट 7, कम्युनिकेटिंग। और फिर जहां जहां पे जो जो बातें जिनको हमें बतानी है उसको बता दी जाएगी। ठीक है, अब बच्चे हम बिजनेस के बारे में अभी जरा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बीच में ये भी बता देता हूँ कि मेरे बच्चे 3 तरह के बिजनेस आपको जनरली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि उसका एक ही ऑनर है। पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि उसमें 2 से 1 से ज्यादा पार्टनर्स हैं। और थर्ड, कंपनी, मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म से भी ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 3 तरह के बिजनेस को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। प्रोप्राइटरशिप सबसे छोटा, पार्टनरशिप फर्म उससे बड़ा, और कंपनी उससे भी बड़ा। सिलेबस की नजर से मैं आपको बताऊं तो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आपको
ये पार्टनरशिप ये प्रोप्राइटरशिप को पढ़ना है, मतलब कि सिंगल ओनर वाले बिजनेस को आपको स्टडी करना है। जब 12th की बात आएगी तो वहां पे आपको पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी दोनों के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चे, कि जो 11th स्टैंडर्ड है ना, वो जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे, जब तक कॉमर्स में आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, तब तक आपको 11th स्टैंडर्ड है ना, वो बार बार रिपीट होता ही रहेगा। ये बात पक्की है, समझ लेना। ठीक है, तो जितना हो सके उतना, यदि आपका 11th का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, तो आगे जाके मतलब कि आप 12th के बाद बीकॉम करो, बीबीए करो, बीसीए करो, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर सीए, सीएस या सीएमए करो, आप कोई भी फील्ड में जाओ, कॉमर्स के हर एक फील्ड में अकाउंटेंसी को आपको पढ़ना है। और जहां पे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आएगा वहां पे हर बार ये 11th का कॉन्सेप्ट है जो रिपीट होना ही होना है। समझ में आई बात? तो मतलब यहाँ पे ये 3 तरह के जो बिजनेस है उसमें से प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एक ऑनर वाले बिजनेस को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, अभी तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अकाउंटेंसी में आपका जो इंटरेस्ट है वो डे टू डे बढ़ता जाएगा। क्योंकि बच्चे हमें यहाँ पे थियोरी कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो भी है वो प्रैक्टिकल समझना है, जो भी है वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, जो भी है वो एक अकाउंटेंट की तरह हमें सोचना है। और जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हमको ये जो 11 का कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर करना है। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे आपने डिस्प्ले में देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स की अकाउंटिंग की है, मतलब कि जो डेफिनेशन के ऊपर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई 7 पॉइंट्स है जो डेफिनेशन में से ही निकालकर यहाँ पे आपको दिखाए गए। ठीक है, अब ये तो हो गया अकाउंटिंग का डेफिनेशन, मैंने आपको बिजनेस के बारे में भी बताया। चलो अब एक थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। मुझे बच्चे आप सबसे पहले ये बताओ कि यदि आपको पूछा जाए कि बच्चे आपको कोई एक बिजनेस करना है, तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स पैसा। यहां पे बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस एंड ओनर दोनों को मेरे बच्चे सेपरेट दिखाया गया है। ओनर का ही बिजनेस है, ये बिजनेस का ही ओनर है, लेकिन फिर भी इन दोनों को यहां पे सेपरेट दिखाया गया है, जिसे मेरे बच्चे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। जब हम थोड़ा आगे जाके कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो कितने अकाउंटिंग लिखने के टाइम पे आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि ये ओनर है और ये फर्म है, मतलब कि बिजनेस है। आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब कौन? जो अकाउंटेंसी लिख रहा है उसकी बात कर रहा हूं। हमें बिजनेस से लेना देना है, मतलब कि हमेशा हम जो भी सोचेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, याद रखना मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट का नाम क्या बताया मैंने? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट मतलब कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग है। एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों की अपनी अपनी पहचान है। आप देखते हो ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर छोटी सी छोटी एक एकता प्रोविजन स्टोर के लिए उसका नाम है ना वही मैटर करता है। हर बिजनेस अपने नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो मतलब एक बिजनेस जिसका खुद का अपना नाम है और उसका अस्तित्व है, वो एक लीगल अस्तित्व है। समझ में आई बात आपको? तो मतलब हम हमेशा जो भी सोचेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी देखेंगे, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो बिजनेस का होगा, ओनर का नहीं होगा। ठीक है, अब एक ओनर है, वो ओनर कुछ पैसे लाकर, कुछ मनी लाकर बिजनेस को दे रहा है। मतलब कि हम लोग कहते हैं कि हमने नया बिजनेस बनाया। ठीक है, तो दूसरे एंड से क्या होगा कि बिजनेस ये सोचेगा कि ओनर ने मुझे पैसा दिया। समझे आप बात को? क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, वही बता रहा है कि भाई बिजनेस है, उनकी एंटिटी सेपरेट है, उनकी लीगलिटी सेपरेट है, उनकी पहचान है वो अलग है। तो हमेशा बिजनेस है ना, वो ये सोचेगा कि ओनर ने पैसे लेकर दिया, बिजनेस बोलेगा कि मैंने पैसा लिया। अब देखो बेटा, जब ट्रांजैक्शन की बात आती है तो ट्रांजैक्शन किसे बोला जाता है कि भाई एक आप कुछ दो और बदले में आप कुछ लो, उसे ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, हम हर हमेश क्या करते हैं, कुछ लेते हैं बदले में कुछ देते हैं, राइट? तो यहां पे भी ओनर ने जो मनी था अपना वो बिजनेस को दिया। बिजनेस की नजर में उस मनी को बोला जाएगा कैपिटल। क्या बोला जाएगा बच्चे? कैपिटल। मतलब कि ओनर जो पैसा लाया, जो बिजनेस ने वो पैसा लिया, उस पैसे को बिजनेस की नजर से, हमारे अकाउंटेंसी की नजर में बोला जाता है कैपिटल। अब आप समझ गए कि कैपिटल कौन लेके आएगा? ओनर। कैपिटल किसको देगा? बिजनेस को। कैपिटल किस में होगा? बिजनेस में। और वो कैपिटल के अंदर से अब बिजनेस है ना, वो स्टार्ट होगा। इसीलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या एसेंशियल चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए? पैसा। तो वो मनी, मतलब कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में उनको बोला जाएगा कैपिटल, जो कि मैंने यहां पे दिखाया है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में हम देखने जाए तो एसेंशियल वर्ड आया कैपिटल। अब जैसे बच्चे कैपिटल है ना, वो ओनर लेके आया, तो मैंने आपको बोला ना ट्रांजैक्शन होता है तो कैसे कुछ लेन देन होती है। ओनर है वो बिजनेस को पैसा क्यों देगा? क्योंकि बदले में उनको कुछ चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? अब दूसरा वर्ड है, वो है एडिशनल कैपिटल। अब भाई बिजनेस तो आपने चालू कर दिया, यदि और पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या होगा? यदि आपके पास घर पे खुद का पैसा पड़ा हुआ है तो वो लेके आओ और बिजनेस को दो। समझ में आई बात? बीच में मैं आपको एक बेटा यहां पे वर्ड नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, लोन वर्ड। लोन जानते हो ना आप? लोन क्या होता है? तो कि भाई बिजनेस है ना, उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो या तो ओनर लेके आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से लिया जाएगा, जिसे आप क्या बोलोगे? आप कहते हो बैंक में से लोन लिया, हमने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में से लोन लिया, जैसे कि मुथूट फाइनेंस। घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना, है ना? तो मतलब वहां से हमने लोन लिया, किसी रिलेटिव्स के पास से, किसी फ्रेंड के पास से हमने लोन लिया। तो मतलब बिजनेस में जो पैसा आया, वो पैसा कहां से आया, उसमें आपको याद रखना है कि यदि ओनर ने वो पैसा दिया तो उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल। और चालू बिजनेस के अंदर यदि पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, अब पैसे की जरूरत आन पड़ी, और फिर यदि कोई ओनर ज्यादा पैसा और बिजनेस में लगा रहा है तो उसको बोला जाएगा एडिशनल कैपिटल, जो ज्यादा वापस लेके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स
वो वाला नहीं, पेंटिंग वाला ड्राइंग्स नहीं है ये। अब ड्राइंग्स माने क्या? सबसे पहले हमने बात की कि भाई बिजनेस और ऑनर दोनों सेपरेट है, ठीक है। तो मतलब बिजनेस का खर्चा, जिसे यहां पे हम एक्सपेंस बोलेंगे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और ओनर का खुद का खर्चा। अब देखो भाई, ओनर तो सेपरेट है। यदि मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो भाई मैं एक इंस्टीट्यूट का एक टीचर हूं, राइट। अब वो इंस्टीट्यूट के अंदर यदि कुछ भी खर्चा हो रहा है, जो मेरा बिजनेस है, जो क्लासेस है, उसमें जो भी खर्चा हो रहा है, वो खर्चा, वो एक्सपेंस इंस्टीट्यूट का है। लेकिन यदि मैंने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मैं होटल में खाना खाने गया, मेरे घर पे दूध का जो बिल आया वो मैंने चुकाया, मेरे घर का मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाया, तो उसे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उसे हमें सेपरेट ही रखना है, ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि भाई बिजनेस को और ओनर को कभी भी आप इकट्ठा मत होने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, आप मुझे बताओ, यदि बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने चुकाया तो वो किसका एक्सपेंस हुआ? बिजनेस का। यदि आपने ओनर के हाउस का, मतलब कि उसके घर का एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी का चुकाया, तो वो किसका एक्सपेंस हुआ? क्या बिजनेस का एक्सपेंस है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ओनर का खुद का अपना एक्सपेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चे, कि ओनर ने यदि पैसा देने के टाइम पे जो बिजनेस को पैसा दिया, तो ऑब्वियसली उनको जब जरूरत होगी तो वो पैसा लेके भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में से यदि ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉल्स करता है, कुछ पैसे उठा रहा है, तो उसको बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। समझ में आई बच्चे? आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो बिजनेस, ओनर, ओनर पैसा लेके बिजनेस को देगा तो क्या होगा? कैपिटल। और यदि बिजनेस में से वो पैसा उठा के ले जाएगा तो क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग्स। किसकी नजर में पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा? बिजनेस का। मतलब कि बिजनेस को ओनर के पास से पैसा आया तो वो कैपिटल होगा। और यदि बिजनेस में से ओनर कुछ पैसा ले गया, क्यों? अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स बोला जाएगा। समझ में आई बात आपको? ओके। नेक्स्ट आता है सबसे जरूरी बात मेरे बच्चे, गुड्स। गुड्स मतलब क्या? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपका जो बिजनेस है उसमें ऑफ कोर्स या तो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे, बनाओगे, या बनी बनाई प्रोडक्ट को खरीदकर उसको बेचोगे। मतलब ये हुआ ना कि या तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपके पास, या तो आपके पास ट्रेडिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप खुद बनाते हो प्रोडक्ट को और फिर बेचते हो। ट्रेडिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस किसे कहते हैं? कि रेडीमेड गुड्स को परचेज कर लो, रेडीमेड प्रोडक्ट को परचेज करो और उसे बेच दो। मेरे बच्चे ध्यान देना यहां पे कि यदि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, यदि आप कोई प्रोडक्ट को बनाते हो या उसे खरीदते हो, क्यों? क्वेश्चन मार्क, क्यों? बेचने के लिए, तो उसे मेरे बच्चे बोला जाएगा गुड्स। उसको आप बेचने के लिए खरीद रहे हो या उसको आप बेचने के लिए बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, तो उसको बोला जाएगा गुड्स। मतलब क्या हुआ बच्चे कि भाई स्वीट की शॉप में जो मिठाइयाँ है, तो वो स्वीट शॉप के लिए क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। फर्नीचर की शॉप में जो फर्नीचर पड़ा है, जो टेबल चेयर्स जो भी फर्नीचर है, वो बन जाएगा गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट होगी बेचने के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? गुड्स। समझ में आई मेरे बच्चे बात? गुड्स मतलब क्या?
कि जिसे आप बनाते हो या खरीदते हो बेचने के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। नेक्स्ट सेम वैसा ही है, ध्यान देना उसमें, एसेट्स। अब गुड्स और एसेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। गुड्स की एक बार और डेफिनेशन, एक बार वापस डेफिनेशन याद रखो। गुड्स मतलब क्या बच्चे? कि जिसे आप बनाते हो या खरीदते हो बेचने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। लेकिन बच्चे जिसे आप खरीदते हो, क्यों? अपना यूज करने के लिए, अपना उपयोग करने के लिए, तो उसे बोला जाएगा एसेट्स। देखो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आज मेरी मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है, राइट। अब उसमें जितनी भी मिठाइयाँ पड़ी हुई है, उस मिठाई को मेरे बिजनेस के लिए क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। लेकिन वो मिठाई को दिखाने के लिए मैंने जो डिस्प्ले टेबल बनाया हुआ है ना, जो मैंने कपबोर्ड्स बनाए हुए हैं, जो मैंने ड्रॉवर्स बनाए हुए हैं मिठाई को स्टोरेज करने के लिए, जो मैंने रेफ्रिजरेटर लिया हुआ है मिठाई को स्टोर करने के लिए, जो मैंने एसी लगाया हुआ है, तो वो सारी प्रोडक्ट, वो सारी चीजें मेरी स्वीट शॉप के लिए एसेट्स बन जाएगी। क्योंकि कोई कस्टमर आकर मुझे ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब आपको ये एसी बेचना है, भाई साहब आपको ये डिस्प्ले बेचना है, कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस तो मिठाई का है, इसीलिए मिठाइयाँ जो है, जो स्वीट्स है, वो मेरे बिजनेस के लिए क्या बोली जाएगी? गुड्स बोली जाएगी। और मैंने जो आपको बताया, ये डिस्प्ले टेबल, फर्नीचर, एसी, ट्यूबलाइट, फैन जो भी है, वो सारा क्या बोला जाएगा? एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन थोड़ा बिजनेस मेरा बदल गया। अब मान लो कि मेरा फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर की दुकान है मेरी, तो मतलब ये जो कपबोर्ड है, बेड है, फर्नीचर जो भी पड़ा है, टेबल पड़ा है, डिस्प्ले टेबल पड़ा है, जो भी है, वो अब मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चे? वो गुड्स बन जाएगा। लेकिन मेरी शॉप में जो मैंने एसी लगाया हुआ है, वो एसी तो क्या, उसे तो एसेट्स बोला जाएगा, क्योंकि मैंने वो परचेज किया है, बेचने के लिए नहीं, उसको उपयोग करने के लिए मैंने वो खरीदा है। समझ में आई बात? लेकिन जब एसी वाले की दुकान में जाऊंगा, मतलब कि मेरी एसी की दुकान है, तो अब क्या होगा? तो कि एसी मेरे लिए गुड्स बन जाएगा और जो फर्नीचर है वो मेरे लिए एसेट्स बन जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एसेट्स मतलब कि आप कुछ खरीदते हो अपना उपयोग करने के लिए, तो वो एसेट्स होगा। और यदि आप कुछ खरीदते हो बेचने के लिए, तो वो बन जाएगा गुड्स। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, वो है परचेज। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। परचेज वर्ड बोला जाता है सबके लिए, लेकिन यूज होता है सिर्फ गुड्स के लिए, क्योंकि आपको आगे जाके परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो परचेज अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए बनता है। एसेट्स का अकाउंट है ना, वो सेपरेट बनता है। मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला कि मेरी स्वीट्स की दुकान है, मैं रेडीमेड स्वीट्स परचेज कर लेता हूं, बनाता कुछ नहीं हूं, ठीक है, और फिर मैं उसको बेच देता हूं। अब मैंने स्वीट्स परचेज की, तो वो परचेज अकाउंट में लिखा जाएगा। परचेज किया मतलब कि मैंने खरीदा, वो कहां लिखा जाएगा? परचेज अकाउंट में। लेकिन मैंने एसी परचेज किया, क्यों? अपना यूज करने के लिए, तो वो परचेज अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा मेरे बच्चे, उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। उस एसेट्स का मतलब कि एसी का अकाउंट है, वो अलग से बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? बोला दोनों को परचेज ही गया, ठीक है। मैंने गुड्स परचेज किया और मैंने एसी परचेज किया, लेकिन परचेज अकाउंट में सिर्फ गुड्स को ही लिखा जाता है। समझ में आई बात? दो तरह के बच्चे परचेज होते हैं। अभी हम गुड्स के बारे में ही याद कर रहे हैं, गुड्स के बारे में ही सोच रहे हैं, ध्यान देना। परचेज दो तरह के होते हैं, एक कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज। अब यदि आपने कैश परचेज किया हुआ, मतलब क्या हुआ उसका?
कि भाई गुड्स हमने लिया, बदले में पेमेंट चुका दिया, पैसे चुका दिए, उनको क्या बोला जाता है? कैश परचेज। और यदि हमने परचेज किया लेकिन बाद में पैसा देंगे, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो मोहलत दी होती है ना, जो क्रेडिट पीरियड होता है हमारा, उसके बाद हम चुकाएंगे, तो उसको बोला जाता है क्रेडिट परचेज। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो ये बोला था कि भाई ट्रांजैक्शन एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है ना? ट्रांजैक्शन कभी एक तरफा नहीं होता, मतलब कि आप दो और बदले में कुछ लो। तो यहां पे तो सर ले या, लेकिन दिया तो कुछ नहीं। आप बोलते हो कि क्रेडिट परचेज, मतलब कि गुड्स को परचेज किया, दिया कुछ नहीं, तो क्या फोकट में आया? नहीं ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद नहीं तो 1 महीने के बाद आपको बच्चे पेमेंट चुकाना ही है। मॉनिटरी टर्म्स यहां पे भी आती है बच्चे, भले पैसे की लेन देन नहीं हो रही है, लेकिन यहां पे पैसे चुकाने का जो एक वादा है वो आपको करना ही होता है। तो उस प्रॉमिस के बदले में हमने गुड्स खरीदा है और फिर वो प्रॉमिस के बदले में हम पैसा चुकाएंगे। समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से परचेज सिर्फ गुड्स के लिए ही बनाया जाता है। परचेज दो तरह के होते हैं, एक कैश परचेज, दूसरा क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब कि आप अभी उनको, जैसे ही गुड्स का ऑनरशिप चेंज हुआ, मतलब कि उनके पास से हमारे पास गुड्स आ गया, मतलब कि ऑनरशिप चेंज हो गया और बदले में हमने पैसा चुका दिया, लेना देना खत्म। ठीक है? तो ये जो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, ये आप ध्यान रखना। ठीक है? आगे अब आया सेल्स। सेल्स मतलब कि बेचना। हाँ, अब जैसे परचेज के लिए सिर्फ और सिर्फ गुड होता है, गुड्स के साथ ही परचेज जुड़ा हुआ था, सेम एज वे यहाँ पे गुड्स के साथ ही सेल्स जुड़ा हुआ है। मान लो कि हमने स्वीट बेचा तो उसे सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा, उसे सेल्स बोला जाएगा। लेकिन हमने पुराना एसी वापस बेच दिया, नया एसी खरीद लिया, तो उसे सेल्स मतलब कि बेचना बोलते हैं। हमने एसी को सेल किया, लेकिन वो सेल्स अकाउंट में नहीं आता क्योंकि वो एसेट्स है, गुड्स नहीं है। समझे बात को? हाँ, आपको यदि गुड्स बेचना है तो दो तरीके से आप बेच सकते हो, या तो कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। यदि कैश सेल्स है तो मतलब आपको जैसे ही गुड्स दिया और बदले में पैसा लिया, बात खत्म। लेकिन यदि क्रेडिट सेल्स है तो क्या होगा? आपने गुड्स दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस नोट आपको कुछ समय बाद वो पेमेंट मिलेगा, वो पैसा मिलेगा। तो उस सेल्स को बोला जाएगा क्रेडिट सेल्स। समझ में आई बात बच्चे? हाँ। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। अब ये क्या हुआ? परचेज हमने देखा, अब पहले से मुझे ये बताओ कि परचेज किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? गुड्स के साथ। गुड्स को बेचा मतलब हम बोलेंगे कि उनको सेल किया, गुड्स को खरीदा तो हम बोलेंगे उनको हमने परचेज किया। अब यदि कुछ डिफेक्टिव पीसीज आ गए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसा हमने ऑर्डर किया था वैसा माल नहीं आया, वैसा गुड्स नहीं आया, तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। क्या बोला जाता है बच्चे? परचेज रिटर्न। मतलब कि खरीदा हुआ गुड्स हमने वापस कर दिया। कुछ डिफेक्टिव होगा, कुछ अनकंडीशनल आ गया होगा, कुछ हमारे ऑर्डर के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर ये ट्रांजैक्शन है ना बच्चे, वो क्रेडिट सेल्स में ही देखा जाता है, सॉरी क्रेडिट परचेज में ही देखा जाता है। यदि आपने कैश परचेज किया
तो गुड्स को बदलने की मतलब वापस देने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यदि क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया हुआ है तो आपके पास चांस है कि आप डिफेक्टिव गुड्स को वापस रिटर्न कर। उस रिटर्न किए हुए गुड्स को क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। और सेम एज वे बच्चे सेल्स रिटर्न, मतलब कि गुड्स जो आपने सेल किया डिफेक्टिव होने के कारण वो वापस आया तो उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न। और मैंने जैसे आपको परचेज में बताया वैसे भी सेल्स में भी यही होगा। यदि कैश सेल्स है तो रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। दोनों पार्टीज के बीच में क्या कंडीशन, क्या शर्तों तय हुई है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर जो कैश ट्रांजेक्शन होता है उसमें रिटर्न फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जहां पे भी आपको गुड्स रिटर्न आएगा या गुड्स आप रिटर्न भेजोगे तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ही होगा, और वो या तो क्रेडिट परचेज होगा या क्रेडिट सेल्स होगा। यदि क्रेडिट परचेज है तो परचेज रिटर्न बोला जाएगा, और यदि क्रेडिट सेल्स है तो उसे सेल्स रिटर्न बोला जाएगा। यदि आप गुड्स को वापस करते हो या आपके पास गुड्स वापस आता है, कुछ डिफेक्टिव पीस वापस आते हैं उसकी वजह से। समझ में आई बात? तो ये परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ये चारों, ये जो हमने देखे ये चारों के चारों सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ही अकाउंट्स है मेरे बच्चे। किसके? गुड्स के। यदि मैं आपको बताऊं बेटा कि गुड्स के कितने अकाउंट होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 4। परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। समझ में आई बात बच्चे? तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा अहमियत जिसकी है वो इनकम। अब विदाउट इनकम तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है, और इनकम के बिना बिजनेस चलना भी पॉसिबल नहीं है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर इनकम के बारे में अब आप क्या बताओगे, ये बताओ, है ना? ये एक्सपेंस के बारे में अब आप क्या बताओगे, ये बताओ। हमें तो पता ही है कि इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। इनकम को देखने से पहले हमें पहले एक्सपेंस देखना है। ध्यान से सुनना। हमने एक देखा था गुड्स, दूसरा देखा हमने एसेट्स, और ये तीसरा आया एक्सपेंस। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। गुड्स हम परचेज करते हैं। एक ट्रांजेक्शन में बोलता हूं कि परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000, बराबर। अब वो गुड्स कौन सा होगा? क्योंकि जिसे हम बेचते, जिसका हम व्यापार करते, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो मैंने 50,000 का गुड्स परचेज किया। दूसरी बात, परचेज एसी ऑफ ओ जनरल कंपनी वर्थ ₹50,000। 50,000 रुपए का एसी खरीदा हमने। देखो बेटा, गुड्स में भी परचेज वर्ड आया था, एसी में भी परचेज वर्ड आया, और तीसरा परचेज स्टेशनरी फॉर द बिजनेस, हमने स्टेशनरी को परचेज किया। ये तीसरा परचेज। तीनों में अंतर है, ध्यान देना मेरे बच्चे, तीनों में अंतर है। पहला गुड्स था जिसे आपने बेचने के लिए खरीदा, दूसरा एसेट्स था जिसको आपने खरीदा बट अपने यूज के लिए खरीदा। अपने माने मैंने आपको बोला बेटा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू मत छोड़ना कभी भी, ठीक है? अपने माने बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के लिए हमने एसी को खरीदा। और तीसरा स्टेशनरी जो खरीदा वो भी तो हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा। तो वो क्या है? एसेट्स है ना बाबा ना, वो क्या है? एक्सपेंस है। इसका मतलब क्या है? तो कि भाई आप अपने उपयोग के लिए कुछ खरीदते हो, लेकिन उसको आप लंबे समय के लिए कंज्यूम कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो उसका,
जिसे क्या बोला जाएगा, एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन अमुक पर्टिकुलर पीरियोडिकल टाइम्स में आपको वापस खरीदना ही पड़ेगा। मतलब क्या आपने स्टेशनरी ले लिया तो वो क्या 4-5 साल 10 साल तक चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमने 2 नोटबुक लिए, एक डायरी खरीदा, एक पेन पेंसिल खरीदा, कुछ हिसाब लिखने के लिए खरीदा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस अमुक टाइम के बाद हमें वो लेना ही पड़ेगा, उसे परचेज करना ही पड़ेगा। तो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए यदि आप कुछ खरीदते हो अपने उपयोग के लिए, बिजनेस के उपयोग के लिए, तो उसे मेरे बच्चे बोला जाएगा एक्सपेंस। देखो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, गुड्स, एसेट्स एंड एक्सपेंस। गुड्स खरीद कर बेचने के लिए, एसेट्स खरीद कर उपयोग करते हैं लंबे समय तक, एक्सपेंस खरीदते हैं लेकिन उपयोग करते हैं उसको शॉर्ट टाइम के लिए और वापस उसको खरीदना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे जो खरीदना और बेचना ये जो होता है वो सिर्फ हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, गुड्स के लिए ही होता है। मतलब आप परचेज करते हो, कुछ नहीं बताया गया तो समझ लेना कि वो गुड्स को परचेज किया। एसेट्स को परचेज करने के बाद लंबे समय के लिए आप यूज कर सकते हो, इसीलिए एसेट्स। एक्सपेंस को चुकाने के बाद आपको रूटीन वापस उसको चुकाना ही पड़ेगा, मतलब कि वो एक्सपेंस। थोड़ी बात और ज्यादा डिटेल में देखें एक्सपेंस को। अब मान लो कि मैंने सैलरी चुकाई, ठीक है, सैलरी चुकाई मैंने, तो ये जो सैलरी है वो एक बार चुका दिया तो मतलब क्या लंबे समय तक चलेगा, से 2-5 साल तक चलेगा? तो कि नहीं भाई, एक बार सैलरी चुकाया मतलब महीने, हर महीने या हर साल, या तो एनुअल सैलरी होती है या मंथली सैलरी होती है, तो वो एक्सपेंस बोला जाएगा, क्योंकि उसको चुकाने के बाद आपको थोड़े समय बाद रूटीन में वापस उनको चुकाना ही पड़ेगा, इसीलिए उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस बोला जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो एक्सपेंस है वो पीरियोडिकल हमें चुकाना होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे वापस कि सर आपने बोला था कि भाई ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें लेन देन दोनों होती है, अब हमने सैलरी चुकाई तो बदले में तो हमें कुछ मिला नहीं। मिला बच्चे, उनकी बुद्धि का हमने उपयोग किया, उनके मेहनत का हमने उपयोग किया, और मतलब प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, हिसाब किताब लिखने में, क्लरिकल वर्क को करने में, सेलिंग करने में, गुडाउन में गुड्स को भरने, खाली करने, उतारने के लिए जो भी एम्प्लॉयज, लेबर, मजदूर जो भी काम करते, वो अपने काम के बदले में, अपने आवर्स के हिसाब से वो हमारे पास से कुछ पैसे लेते, मतलब कि हम उनको कुछ चुकाते हैं, जिसे हम सैलरी कहते हैं। तो वो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए, मतलब कि हमारे लिए क्या है, वो एक एक्सपेंस है। मतलब कि इतनी टर्मिनोलॉजी हमने देखा कि भाई कैपिटल का मतलब होता है कि जो आपने ओनर के पास से लिया वो कैपिटल, ओनर ने आपके पास से पर्सनल पर्पस के लिए लिया। देखो बच्चे ध्यान रखना, मैं आपको 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट ओनर है अजीत भाई, ठीक है। अब अजीत ने अपने बिजनेस में से 5,000 रुपीज एक कस्टमर को, सॉरी, एक पार्टी को चुकाने के लिए, मतलब कि एक वेंडर को चुकाने के लिए 5,000 रुपया लिया। और दूसरा, अजीत भाई ने अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे की फीस को पे करने के लिए, अपने हाउस होल्ड के एक्सपेंस को चुकाने के लिए 5,000 लिया। तो मतलब क्या हुआ कि जो 5,000 रुपीज उन्होंने वेंडर को चुकाने के लिए लिया, हमारी पार्टी को चुकाने के लिए लिया, तो मतलब कि वो बिजनेस का एक्सपेंस है। और
अजीत ने जो बिजनेस में से 5,000 रुपीज अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया वो है ड्राइंग्स, जिसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स बोला जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि भाई गुड्स क्या है, एसेट्स क्या है। गुड्स के कितने अकाउंट होते हैं, 4 अकाउंट होते हैं। एक परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। समझ में आई बात आपको? तो ये टर्मिनोलॉजीज थी, और भी कई वर्ड आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा, उसके बारे में बताता जाऊंगा। एक छोटी सी बात आज और ले लेते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। यदि आप ट्रांजैक्शंस को यदि आप समझना चाहते हो तो 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन और एक नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? तो कि भाई जो बिजनेस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, बिजनेस के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वही क्या है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या? मान लो बच्चे कि आप अपने बड़े भैया की शादी में मुझे इनवाइट करते हो, ठीक है। शादी में मैं आया, जल्दी हो रही थी मुझे, इसीलिए मैं एक शगुन का कवर देके, जो मनी का कवर होता है ना शगुन का, वो देकर मैं वहां से निकल गया। आपने बहुत आग्रह किया कि नहीं सर आप खाना खा के जाओ, आप शादी के फंक्शन को अटेंड करो। मैं बोला नहीं बेटा मुझे थोड़ा जल्दी जाना है तो मैं जा रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि सर ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? आपने सिर्फ पैसा दिया, बदले में तो कुछ नहीं आया। तो के भाई इसीलिए तो वो नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, मतलब कि बदले की भावना उसमें नहीं है। अच्छा एक और मैं आपको ट्रांजैक्शन सेम बताता हूं। शादी का आपने इनविटेशन दिया, मैं शादी में आया, शगुन का कवर दिया और भर पेट खूब खूब खाना खाया, ठीक है। अब देखो लेन देन हुआ यहाँ पे, खाना खाया, बदले में मैंने शगुन का कवर दिया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिकल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? लेन देन हुआ लेकिन वहां पे बिजनेस नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, तो नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को अकाउंटेंसी के अंदर कोई जगह नहीं दी हुई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब कि इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को ही यहाँ पे ध्यान में लिया जाता है। समझ में आई बात? अब ये जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस है वो भी 2 तरह के होते हैं। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है वो 2 तरह के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? रोकड़ा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या? उधार, है ना। आप किसी शॉप में जाते हो ना तो वहां पे लिखा होता है उधार से माफी, या कई सारे स्लोगन लिखे हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि हमें भाई क्रेडिट सेल्स नहीं करना है, आप कैश परचेज करो। समझ में आई बात? तो ट्रांजैक्शन 2 तरह के होते हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस है वो 2 तरह के होते हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। मतलब कि ऑन द स्पॉट अभी के अभी आप पैसा दे दो, बात खत्म करो। दूसरा, आप बाद में पैसा दो। समझ में आई बात? तो जैसे ही हम अब धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल सेशन में भी आ जाएंगे बेटा, अभी बहुत सारी थियोरी आपको सीखनी है, लेकिन मैं थोड़ा उल्टी तरीके से सिखाता हूं कि पहले आप प्रैक्टिकल सेशन को थोड़ा सीख लो, थियोरी अपने आप दिमाग में घुसती जाएगी, अपने आप स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे हम लोग जर्नल एंट्रीज को सीखने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज मतलब क्या? तो कि भाई ट्रांजैक्शंस बनते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस जैसे ही बने उस ट्रांजैक्शंस को एक अलग बुक में लिखा जाता है, वो अलग बुक को बोला जाता है जर्नल एंट्रीज। समझ में आई बात? मतलब कि सबसे प्राइमरी बुक यदि कोई अकाउंटिंग सेशन में है तो वो है
जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए आपको ये सारे वर्ड और ये ट्रांजैक्शंस वो आपको सीखना जरूरी है। यदि आपको ये पता चल गया कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, ये कैश ट्रांजैक्शंस है, ये इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो मतलब आपको जर्नल एंट्री लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात मेरे बच्चे ध्यान रखना, यदि आपको फ्लुएंटली हर एक ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री आती है, जर्नल एंट्री आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो, तो मतलब अकाउंटेंसी में कुछ भी हार्ड या फिर न आने वाली बात नहीं। ये आप बात मार्क करके रखिए। जिस बंदे की जर्नल एंट्री जितनी ज्यादा फ्लुएंट होगी उतना ही अच्छा उसका अकाउंटेंसी होगा। अकाउंटेंसी को सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जर्नल एंट्री सीखने की जरूरत है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि 11th स्टैंडर्ड में है ना, आप एकदम ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि पूरे कॉमर्स का, पूरे अकाउंटेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो 11th स्टैंडर्ड में है। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चे, यदि मान लो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में ये अकाउंटेंसी को सीखना है, ये उसकी बॉर्डर लाइन है। ठीक है, इतना अकाउंटेंसी हमें सीखना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बच्चे, 11th के बाद इससे बाहर आपको कुछ सीखना नहीं है, कुछ नहीं है इसके बाद। 11th के अकाउंटेंसी से आगे कुछ नहीं है, ये बॉर्डर लाइन है। सारे का सारा कॉन्सेप्ट, सारे का सारा नॉलेज, सारे का सारा आपका अकाउंटिंग सिस्टम आपको 11th में ही सीख लेना है। और फिर आप बोलोगे कि सर फिर आगे जाके क्या करेंगे, हमें तो सीए बनना है। बेटा इसमें डीप डिगिंग करना है। बॉर्डर ये कंफर्म है, फिर आपको इसमें ही उंडा जाना है, इसमें ही अंदर जाना है, और फिर आपको अंदर से सीखना है। समझ में आई बात? तो मतलब 11th स्टैंडर्ड अभी भी मैं बताता हूँ, कॉमर्स के अंदर सबसे ज्यादा यदि किसी स्टैंडर्ड की अहमियत है तो वो है 11th स्टैंडर्ड। जितना ज्यादा आप 11th स्टैंडर्ड को रिफर करोगे उतना अच्छा आपका आगे का सेशन उतना ही इजी होगा। यदि आप 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को देखोगे और सीए फाउंडेशन के सिलेबस को देखोगे तो 11th के सारे चैप्टर्स है ना वो वापस सीए फाउंडेशन के अंदर रिपीट होते हैं। इवन सीएस में भी रिपीट होते हैं, इवन सीएमए में भी रिपीट होते हैं। इवन यदि आप बीकॉम या बीबीए करते हो तो वहां पे भी आपको यह 11th का जो सिलेबस है वो वापस रिपीट आना ही आना है। अब मैं आपको बताऊं कि 12th में आएगा कि नहीं, तो ऑफ कोर्स आएगा। 11th बेसिक नॉलेज है, 12th उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये मैंने बताया कि डीप डिगिंग होता जाएगा, लेकिन इस बॉर्डर को कभी क्रॉस करने की नौबत आपकी नहीं आएगी। समझ में आई बात? तो आज के लिए, आज के सेशन में ये डेफिनेशंस के ऊपर से बनाई हुई कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और साथ साथ में थोड़ा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो वर्ड आपको रूटीन में आने वाले हैं उसके बारे में मुझे आपको बताना था। मेरे बच्चे एकदम याद कर लेना, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी रट्टा मत लगाना, एक एक चीज को समझ लेना। यदि आपको किसी तरीके का डाउट हो रहा है, किसी वर्ड को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज फ्रिक्वेंटली आस्क टू मी। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो या मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं आपका जो भी क्वेरी होगा उसे फोन पे ही सॉल्व कर दूंगा। बेटा ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, मैं जानता हूं कि ऑनलाइन पढ़ना आपके लिए नया है, वैसे सेम ऑनलाइन पढ़ाना हमारे लिए भी नया है, क्योंकि जो टू साइड इंटरफेस हमने किया हुआ था है ना, ये टू वे सिस्टम आज तक हमने देखा हुआ है, और पिछले 17-18 साल से हम टू वे सिस्टम से ही पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो हमें भी होता है कि विदाउट स्टूडेंट्स अकेले अकेले बैठकर यहाँ पे बकबक करो और आपको सुनाओ। लेकिन ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसी है, ये लॉकडाउन का समय है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, लेकिन सीखना बच्चे जरूरी है।
तो थोड़ा बहुत इसमें सीख लेंगे। जैसे लॉकडाउन रिलीज हो जाएगा, स्कूल ओपन हो जाएंगी, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वापस एक बार पहले से स्टार्ट करेंगे और आखिर तक मैं आपको वापस एक बार पूरा रिपीट करके फेस टू फेस बताऊंगा। लेकिन फिर भी इस ऑनलाइन सेशन में जितना भी आप समझ सको, जितना भी आप उसे दिमाग में बिठा सको, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा जैकपॉट के समान प्ले कार्ड होगा। तो आप इस कार्ड को बखूबी से यूज कीजिएगा, सीखिएगा। और मैंने जो यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी बताई थी, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताए, उसको एक बार मन ही मन में रिपीट करना। असेट्स क्या है, गुड्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, और उसके ऊपर जो भी हमने डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया, तो उसे दिमाग में याद करना। अपने हिसाब से उनके एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में लेके आना, और फिर आप मुझे पूछना कि सर क्या ये एसेट्स हो सकता है या फिर ये एक्सपेंस है कि नहीं है। तो बिजनेस की नज़र से मेरे बच्चे सोचना चालू कर दो। आप एक बिजनेसमैन हो, वैसा ही आपको सोचना है और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।